व्हाट इज फोर्स? फोर्स है क्या, है ना? तो हम करेंगे a force is a physical cause, a force is a physical cause which causes or tends, a force is a physical cause. अच्छा, physical cause किसे कहते हैं? अक्सर आप याद करते हो ना, फोर्स इज ए फिजिकल कॉज। तो फिजिकल कॉज मतलब जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है ना, विच कैन बी मेजर्ड, बस हो गया। तो अ फोर्स इज अ फिजिकल कॉज विच चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी और डायमेंशन ऑफ ए बॉडी। तो फोर्स का इफेक्ट क्या होगा? फोर्स क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है? देखो जरा, सपोज, है ना, you are applying a force in direction of the motion, this force will increase the magnitude of velocity, that is speed of the body increase होगा, ठीक है ना। अच्छा, if the माने 0 डिग्री पर फोर्स लगा रहे हैं parallel to the motion, along the motion, if the force is applied opposite to direction of motion, 180 डिग्री पर फोर्स लगा रहे हैं, it will decrease the velocity, magnitude of velocity, है ना। जिसे मान लो आप कोई बाइसिकल चला के जा रहा हो कोई, और उसका फ्रेंड उसे पुल कर रहा है पीछे की तरफ, वहां से पुश नहीं कर रहा है, पुल कर रहा है, पहले वो पुश कर रहा था, पुल कर रहा है ना, या आगे से रुक रहा है, उसे आगे से रिटार्ड करना चाहता है उसके मोशन को, है ना। ही इज अप्लाइंग अ फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन स्पीड विल डिक्रीज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल डिक्रीज, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एग्जांपल और भी मैं दे रहा हूं, आप मान लो एक मैंगो है, इसे आप यहां से ड्रॉप कर दिए, gravitational pull of earth acts in downward direction and mango is falling in the downward direction, this force will increase the velocity of the mango, ये इसका वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा, because the force is being applied in direction of the motion, तो इसका इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, डायरेक्शन वही रहेगा डाउनवर्ड, है ना। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को आप स्पीड कहते हैं, स्पीड बढ़ेगा। अगेन आप किसी स्टोन को थ्रो करते हो इन अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, the stone is moving in the upward direction, but the gravitational pull of earth is acting in the downward direction 180 degree, है ना, against the motion, force लग रहा है ना, it will decrease the magnitude of velocity, ये स्पीड को डिक्रीज करेगा, डायरेक्शन को नहीं, ठीक है ना। ये अलग बात है कि वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, एक ऐसा स्टेज आएगा when velocity becomes zero and then अब नीचे गिरना शुरू करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव करेगा, है ना। लेकिन ये क्या करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, स्पीड को डिक्रीज करेगा। क्लियर हो गया? तो आपने देखा कि फोर्स अप्लाई करे along the motion, increase the speed, against the motion it will decrease the speed। अब if the force is applied perpendicular to the motion, मान लो एक थ्रेड है आपके हाथ में और उसमें एक स्टोन टाई कर लो, ऐसे वर्ल्ड करो ऐसे, है ना। अब देखो ये स्टोन ऐसे मूव कर रहा है इस पाथ पे, है ना, ये थ्रेड है, इस थ्रेड में एक टेंशन है, टेंशन इन द थ्रेड, सेंट्रीपिटल फोर्स वाले में पढ़े थे आप। डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा होता है, टेंजेंशियल, ये रेडियस पे 90 का बना दो एंगल, आप इसे टेंजेंट कहते हैं। तो मोशन इधर से इधर है, अब फोर्स इधर है, बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। दिस फोर्स ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है ना। तो समझ गया, इफ द फोर्स इज अप्लाइड along the motion it will increase the speed, if the force is applied against the motion it will decrease the speed, if the force is applied perpendicular to the motion, normal to the motion, it will change the direction of motion, direction of motion only, it will change the direction of velocity only, magnitude को change नहीं करेगा, velocity को change करेगा। क्लियर हुआ? and if a force is applied to any other angle it will change magnitude as well as direction of the velocity। एक स्टोन को ऐसे ही आप प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे ऐसे थ्रो कर, एक सर्टेन एंगल पे थ्रो कर दिया ऐसे, ये एंगल मान लो 60 डिग्री है, 90 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, 180 भी नहीं है, तो स्टोन क्या होता है, ऐसे जाता है फिर आके ऐसे गिर जाता है ना। बोलो, तो स्टोन जब ऐसे जा रहा होता है, देखो जरा, तो इसका डायरेक्शन बदल रहा है और वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, फिर यहाँ आने के बाद वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि इफ अ फोर्स इज अप्लाइड along the motion it will increase the speed of the body, if a force is applied against the motion 180 degree पर अप्लाई करेंगे it will decrease the speed of the body, if a force is applied normal to the motion, perpendicular to the motion, it will change only direction of the velocity, if a force is applied to any other angle it will change
मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्पीड ऑफ द बॉडी। सिंपल। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है। दूसरी बात है कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। अब बॉडी दो तरह का है, एक रिजिड बॉडी है, दूसरा नॉन रिजिड बॉडी है ना। दूसरा क्या है, नॉन रिजिड बॉडी है। तो a force applied on a rigid body does not change its interspacing between its constituent particles, so the force does not change the dimension of the body. It produces motion in the body. हम जितना एग्जांपल अभी दिए हैं वो रिजिड बॉडी के एग्जांपल दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन a force applied on a non rigid body, आप रबर का एक बॉल है, उस पर ऐसे फोर्स लगा रहे हो, टूथपेस्ट है स्क्वीज करते हो आप, ठीक है। तो if a force is applied on a non rigid object or body, it changes the interspacing between the constituent particles and hence causes a change in its dimension, change in direction, shape or size change होगा, है ना। It can also produce motion in the object, लेकिन shape और size भी change करेगा। अच्छा, सिल्वर या गोल्ड का कोई पीस है और इसे आप हैमरिंग करके थिन फॉयल बना सकते हो, थिन शीट बना सकते हो ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका शेप या साइज चेंज होता है। आप रबर के ऊपर, रबर का कोई है यदि कोई बॉडी, उसे फोर्स लगाओ, इसमें इलोंगेशन होगा ना, तो क्या करते हो आप, उसका शेप और साइज चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो हम इस तरह से फोर्स का ये फोर्स क्या क्या चेंज ला सकता है ना। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, द डायरेक्ट स्पीड ऑफ बॉडी मतलब इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, और बोथ स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। It can also change the shape or dimension of the body. Simple. अब काइंड्स ऑफ फोर्सेस है, तो फोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है कॉन्टेक्ट फोर्सेस, दूसरा है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्या है, देखो, टू बॉडीज, अब हो गया आपका ये, टू बॉडीज कैन exert force on each other when they are in physical contact. Two bodies can exert a force on each other when they are in फिजिकल कॉन्टैक्ट। कोई लीव करे तो बताना मुझे, क्योंकि स्टाफ नहीं है अभी, तो बता दो पहले से। देखो, टू बॉडीज कैन एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर व्हेन दे आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड दीज फोर्सेस आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। देखो जरा, सपोज करो ये सरफेस है, इसके ऊपर कोई बॉडी है और इससे आप चाहते हो इसे मूव करना चाहते हो, तो सरफेस परफेक्टली स्मूथ कोई सरफेस नहीं होता है। इसमें बम्प्स एंड हॉलोज होंगे, इसमें भी कुछ बम्प्स एंड हॉलोज होगा, उसमें इंटरलॉकिंग होती है, तो इंटरलॉकिंग को ब्रेक करना है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप फोर्स लगाओगे ना, टुवर्ड्स द राइट एक फोर्स इसमें एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट, इसे फ्रिक्शन का फोर्स कहते हैं। ये मूव करेगा तो अभी ये अपोजिंग फोर्स एक्ट करता रहता है, ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। तो फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स which comes into play when a body moves or tends to move over the surface of another body. और याद रखना, मूव करना ही हम नहीं कहेंगे, if it slides then also friction force of friction acts, if the body rolls then also force of friction acts, और उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन हो रहा है, बाद में पढ़ोगे हाई क्लास इसके बारे में आप। तो देखो जरा, the force of friction acts along the surface in contact and it is always in a direction opposite to the motion of the body. सपोज करो आप, ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक कोई बॉक्स, कोई आप वुडन बॉक्स रखे हुए हो, आप फोर्स लगाते हो इधर, ठीक है ना। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन का एक फोर्स लगेगा ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, ये फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, ठीक है ना। इसका टेंडेंसी हमेशा होती है टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस। सिंपल। When a book is placed on a desk and is moved to the right, the force of friction will act on the book towards the left. This force opposes the motion of the book. Friction is small if the surfaces are smooth and friction is large if surfaces are rough. तो हम लोग फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए उसे स्मूथ करते हैं। आप कैरम बोर्ड खेलते होंगे तो उसमें जो कॉइन रहता है ना, उसमें पाउडर लगाते हो, सूखा पाउडर लगाते हो ना, ड्राई पाउडर, ताकि उसका फ्रिक्शन कम हो, तो मोशन, उसका मूवमेंट ऐसे स्लाइड अच्छा करेगा वो, है ना। आप जब बाइसिकल में देखोगे आप लुब्रिकेंट्स लगाते हैं, ये चेन इसको के सब में, इससे क्या रहता है, वो फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है। अच्छा, फ्रिक्शन कहीं बढ़ाना भी होता है, आप शूज पहनते हो,
सैंडल पहनते हो, उसमें नीचे देखो ग्रूव्स बना रहता है, बाइसिकल का टायर है, कार का टायर है, देखते हो उसमें ग्रूव्स बना रहता है, ताकि रोड और टायर के बीच में, आपके शूज और रोड के बीच बेटर फ्रिक्शन मिल सके, है ना। तो स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन कम रहेगा, और रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। और फ्रिक्शन को इंक्रीज डिक्रीज दोनों की जरूरत होती है हमें। चलो बात की बात है। अब है नॉर्मल रिएक्शन। बॉडीज आर परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, आर परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, the forces are called normal force. The forces are called normal force. Simple. जैसे the box is kept on the table, the box has been placed on the table, तो it exerts a force in the downward direction of the table. इस फोर्स को हटा दो, ये हम पुल नहीं कर रहे हैं, सिंपली इस बॉक्स को यहाँ रखा हुआ है, देखो इसके ऊपर आपने इस बॉक्स को रखा हुआ है, तो इसका वेट है, ये एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। वेट इज ए फोर्स बाय व्हिच अर्थ पुल्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो वेट इसका है, एक फोर्स है जो एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो when a block is placed on a table, वुडन ब्लॉक को ही टेबल आपने रख दिया है, और आप बुक भी रख सकते हो, एग्जांपल बुक कर ले लो आप। when a book is placed on the table, it exerts a force in the downward direction on the table, ठीक है, equal to its weight। अच्छा अब ध्यान दो जरा, द बुक डज नॉट फॉल, द ब्लॉक डज नॉट फॉल, ये ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, फॉल नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि फोर्स बैलेंस हो रहा है कहीं से, है ना। तो द बुक डज नॉट फॉल बिकॉज द सरफेस of the table also exert an equal force in the upward direction, normal to the surface, ठीक है ना। thus the table applies a normal reaction force। सिंपल। तो आपने यहाँ बुक रख दिया या कोई ब्लॉक रख दिया, इसका वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द टेबल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। और ये फॉल नहीं करता है, इसलिए फॉल नहीं करता है कि ये डाउनवर्ड फोर्स है, कोई अपवर्ड फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है। ये अपवर्ड फोर्स कौन लगाता है, ये टेबल लगाता है, सरफेस ऑफ द टेबल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये इसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, है ना। क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स है, सरफेस के नॉर्मल है, तो बोलेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यू आर सिटिंग ऑन योर बेंच, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बेंच, है ना, इक्वल टू योर ओन वेट, दिस वेट एक्ट्स इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। लेकिन आप फॉल नहीं करते हो बिकॉज द बेंच इज आल्सो अप्लाइंग अ फोर्स ऑन यू इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। वो जो बेंच फोर्स लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, सिंपल है, ठीक है। और टेंशन फोर्स exerted by a string, third one is tension force exerted by a string। सपोज करो आप ये रिजिड सपोर्ट है, और किसी स्ट्रिंग से आपने किसी ऐसे मेटालिक बॉल को यहाँ सस्पेंड कर दिया, ठीक है ना। अब देखो जरा, इसका एक वेट है इसका जो कि एक्ट करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। वेट इज ए फोर्स बाय व्हिच अर्थ पुल्स अ बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसका वेट एक फोर्स है जो एक्ट करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन ये फॉल नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई फोर्स है जिसे बैलेंस कर रहा है। ये फोर्स है टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इसको बैलेंस कर रहा है। यदि बॉल ऐसे सस्पेंडेड है, इक्विलिब्रियम में है, मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग, weight of the ball, they are equal magnitude and opposite direction, downward है upward है ना। तो when a body is suspended by a string attached to a rigid support, the string pulls the body in the upward direction, ठीक है ना, which balances the weight of the body। This force is called tension force, ठीक है। In equilibrium, equilibrium मतलब बॉडी जैसे है वैसे रहा, मूव नहीं कर रहा है ना। तो इन इक्विलिब्रियम माने स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, इन इक्विलिब्रियम टेंशन फोर्स एंड वेट ऑफ द बॉडी आर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ये 10 न्यूटन है तो ये 10 न्यूटन है, ये 100 न्यूटन तो 100 न्यूटन, हाँ डायरेक्शन अपोजिट होगा। दिस फोर्स इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बट द टेंशन फोर्स इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हो गया ना, तीनों फोर्स समझ गया। अब इसके बाद से हम देखते हैं जरा कॉन्टेक्ट फोर्स, तो आप देख लिए। अब कुछ फोर्सेस है जो कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस आप इसे कहोगे, है ना। पहले कॉन्टेक्ट में एक और देख लो, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग, exerted by a spring, force exerted by a spring। देखो
A spring has definite length when it is neither pushed nor pulled. एक स्प्रिंग है भी तो इसका एक नेचुरल लेंथ होता है, नॉर्मल लेंथ होता है, जबकि हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगाए हुए है ना, हम ना तो इसे पुश किए ना तो हम पुल किए, ठीक है। दिस लेंथ इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ये स्प्रिंग जो है ना अपने नेचुरल लेंथ में है, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, ठीक है ना। दिस लेंथ इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, है ना। A spring in its natural length does not exert a force on the object attached to the spring. अब यहाँ कोई आप ऑब्जेक्ट अटैच कर दो यहाँ पे, इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अब स्प्रिंग को आप यदि ऐसे पुल करते हो तो ये क्या होगा, इलोंगेटेड हो जाएगा। अब इलोंगेटेड स्प्रिंग हो गया, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यदि बंधा हुआ है तो ये क्या करेगा, आप इसे जब फोर्स ला के ऐसे पुल किया, छोड़ दो इसे, तो इसे ये इधर मूव करना चाहेगा। एक बात ध्यान देना, स्प्रिंग को हमने इलोंगेट किया था तो डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड है, देख रहे हो ना, तो बॉडी पे फोर्स लगाएगा इनवर्ड, ऐसे उल्टा, देख रहे हो ना। ये चाहता है नेचुरल लेंथ को रिगेन कर ले, है ना। तो इलोंगेशन के बाद जब नेचुरल लेंथ में आएगा तो बॉडी के ऊपर ये फोर्स इस तरह से लगाएगा, ठीक है ना। तो इफ द स्प्रिंग इज पुल्ड at its ends, its length increases and it is called a stretched string. क्या बोलते हैं इसे, stretched string और elongated string, sorry, elongated spring भी कहते हैं, stretched string या elongated spring कहते हैं, है ना। अच्छा ध्यान दो जरा, a stretched string और elongated spring pulls object attached to its ends, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट को अटैच किया जाए तो इसे पुल करेगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अच्छा स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं, ऐसे कंप्रेस करते हैं, है ना, देखो ऐसे ऐसे कंप्रेस कर दिया हमने, ठीक है ना। हम इसे क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड स्प्रिंग, ठीक है ना। इसे हम बोलेंगे कंप्रेस्ड स्प्रिंग। अब देखो नेचुरल लेंथ के कंपैरिजन में इसको आपने कंप्रेस किया है ना। ये चाहेगा ना कि नेचुरल लेंथ को रिगेन करे, तो ये फोर्स इधर लगाएगा, देखो इधर लगेगा फोर्स, इसमें फोर्स इधर लगेगा, देखो आपने ये फोर्स लगाया, ठीक है। तो पुश करेगा, कोई यहाँ ऑब्जेक्ट यदि लगा बंधा हुआ है तो इसमें क्या करेगा, इधर पुश करेगा, इधर पुश करेगा, है ना, क्लियर हुआ। तो इफ द स्प्रिंग इज पुश्ड टू द एंड्स, its length decreases and it is called compressed spring. A compressed spring pushes object attached to the ends, क्लियर होगा ना। तो एक स्प्रिंग है जिसका एक नेचुरल लेंथ है, यदि इसको आप इलोंगेट करोगे तो इसके एंड्स पे कोई ऑब्जेक्ट अटैच किया है तो उसे पुल करेगा, है ना। और यदि इसे आप कंप्रेस कर दो तो इसे पुश करेगा ऐसे, है ना। सिंपल याद रखो आप, स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, देखो पहले डिस्प्लेसमेंट ऐसे अवे हुआ है तो फोर्स लगाएगा इनवर्ड की तरफ, और यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड है ना तो फोर्स आउटवर्ड लगाएगा, सिंपल, ठीक है। द फोर्स exerted by an elongated spring or a compressed spring is directly proportional to its displacement. ज्यादा इलोंगेशन होगा ज्यादा फोर्स लगाएगा, मोर कंप्रेशन होगा मोर फोर्स लगाएगा, सिंपल सी बात है। तो द फोर्स exerted by an elongated or a compressed spring is directly proportional to the its displacement, है ना। माने its elongation or compression of the spring, and it is in direction opposite to direction of displacement of the spring. It is opposite in direction to the direction of displacement of a spring. स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट यहाँ आउटवर्ड है तो फोर्स इनवर्ड लग रहा है, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट यहाँ कंप्रेस किए इनवर्ड था तो फोर्स आउटवर्ड लगा रहा है, सिंपल, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, है ना, इसी प्रिंसिपल पे स्प्रिंग बैलेंस रिएक्ट करता है, ठीक है। देखो स्प्रिंग बैलेंस क्या है, ऐसा एक स्प्रिंग है, देख रहे हो आप, यहाँ हुक बना हुआ है, अब ठीक है ना। चलो बात की बात है, तो समझ गए इसे आप, कोई डाउट नहीं किसी को नहीं है। एक बार रीडिंग देना बुक का, ईच एंड एवरी क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, बुक का क्वेश्चन ईच एंड एवरी ट्राई करना, पूछो उससे जहां दिक्कत है ना।
मेरी कोशिश यही है कि हम हड़बड़ी में छोड़ छाड़ के नहीं करें, थोड़ा टोटल पढ़ा दिया जाए आपको, ताकि बाद में वो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहे, है ना। नॉर्मली छोड़ करके स्पीड हाई हो जाता है और तुरंत खत्म हो गया, वो ज्यादा जरूरी नहीं है, आप फॉलो पढ़ो, हाँ स्पीडली करो काम। अब देखो, फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू कोलिजन, फोर्स exerted due to collision, है ना, फोर्स exerted due to collision। देखो, when two bodies collide, equal and opposite forces act on each body, which makes them to move apart. These forces are forces of action and reaction। ये बताओ मुझे यार, एक ट्रक और एक कार में टक्कर होती है, दे कोलाइड, ट्रक और कार कोलाइड करता है, ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा, ट्रक या कार? टेल मी। हेलो, तो ध्यान देना, कोलिजन जब होता है दोनों बॉडी इक्वल फोर्स लगाता है, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन अपोजिट होगा, जितना फोर्स ट्रक लगाएगा उतना ही फोर्स कार लगाएगा, है ना। हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। तो देखो जरा, व्हेन टू बॉडीज कोलाइड, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन ईच बॉडी व्हिच मेक देम टू मूव अपार्ट। These forces are force of action and force of reaction। सपोज करो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है ना, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड, यहाँ पर कोलिजन होता है ना। अब कोलिजन के बाद क्या होगा, आफ्टर कोलिजन एक फोर्स यहाँ लगा इसके ऊपर, एफ ए है, ये बी है, एफ ए बी, ये भी एक फोर्स लगाएगा, एफ बी ए, है ना, एफ बी ए फोर्स लगाएगा। तो देखो जरा, यहाँ पर क्या है, टू बॉडीज आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। इस फिगर में क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है ना। तो फोर्स, ये फोर्स क्या है, एफ ए बी, ये है फोर्स on A due to B, force on A due to B। F B A क्या है, force on B due to A, force on B due to A, सिंपल। देखो, force on A due to B, F A B हो गया, अब force on B due to F B A होगा। तो when these two bodies collide, the body B exert a force on A, F A B, a body B लगाया, and body A also exert a force on B, F B A। These two forces are opposite in direction, but they are equal in magnitude। याद रहेगा, these forces are opposite in direction, but they are equal in magnitude। Due to these forces, A will move in this direction and B will move in this direction। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो a moving body B collides with a moving body A, the body B exerts a force FAB on the body A, at the same instant the body A also applies a force FBA on the body B, ठीक है। as a result of these forces A and B move apart, दूसरे से दूर जाते हैं, away, they move away from each other, they move apart, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स ड्यू टू कोलिजन। इस याद रखने के बाद कि कोई बॉडी हेवी है या उसका मास कम हो, इससे मतलब नहीं है, बोथ बॉडीज अप्लाइज इक्वल फोर्सेस ऑन ईच अदर। हाँ, दीज फोर्सेस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट दे आर ऑपोजिट डायरेक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखो जरा, सेकंड में है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। आप इसके बारे में अलग चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे, अभी समझ लो जरा कि टू बॉडीज कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर even without being in the physical contact। These forces are called non-contact forces और forces at distance, ठीक है ना। जबकि बॉडीज के बीच कोई कांटेक्ट नहीं हो और फोर्स अप्लाई किया जाए, ठीक है ना, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, पहला हो गया इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो gravitational force, देखो in universe each particle attracts other particle due to their mass, है ना। बॉडी में हर बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है ड्यू टू इट्स मास।
तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the earth on all the other masses around it is called force of gravity या simply gravity। तो force of gravity, ये दोनों में डिफरेंस समझ लो पहले आप। इस यूनिवर्स में किसी भी बिटवीन एनी टू बॉडीज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ड्यू टू मासेस ऑफ द बॉडी, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन वो दोनों बॉडी में से एक अर्थ हो, है ना, तो अर्थ के चलते जो फोर्स लगता है ना, उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सिंपल, ठीक है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेट ऑफ बॉडी के इक्वल होगा। ये मान लो यदि 100 ग्राम का है तो इस पे 100 जीएफ का फोर्स का लगेगा, पुल करेगी 100 जीएफ के फोर्स से, ठीक है। तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कॉजेज मोशन इन द बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ इफ द बॉडी इज फ्री टू मूव। आप एक स्टोन लो, इसे ऐसे ड्रॉप कर दो, ये मूव करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। When a ball is dropped from a height, when a ball is dropped from a height, it falls down due to force of gravity exerted by the earth. The ball also exerts an equal force on the earth, but there is no motion in the earth due to its large masses. ठीक है, याद रखना, यदि 100 ग्राम का स्टोन है ना, इसे आप ड्रॉप करते हो तो अर्थ exert a force on the stone. A stone also exert a force on the earth, and these two forces आर इक्वल मैग्नीट्यूड। स्टोन मूव करता है, अर्थ का मोशन नहीं होता है। इसका रीजन है कि स्टोन का मास काफी कम है, अर्थ का मास काफी ज्यादा होता है ना। बाद में पढ़ोगे आप, एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास। ये मास काफी ज्यादा है, उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है ना। तो ये हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी, समझ गया। और एक बात याद रखना इसमें कि एग्जांपल दिया मैंने आपको कि when a ball is dropped from a certain height, it falls down due to force of gravity exerted by the earth. The ball also exerts a force equal to the earth. The ball also exerts an equal force on the earth, but there is no motion in the earth. There is no motion is caused in the earth. इसका सिंपल रीजन क्या है? Due to large masses of the earth. Simple. When a ball is thrown up in air, it goes up, it reaches a certain height, and then it turns to the ground due to gravitational force, due to force of gravity. Simple. ग्लास रॉड लिया गया है, ऐसा रब को सिल्क क्लॉथ से, तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज अराइज हो जाता है, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज अराइज हो जाता है ना। अब ऐसा ही आइडेंटिकल टू ग्लास रॉड पे रब ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ, एंड अगेन एक और भी ग्लास रॉड लो, उसे सिल्क क्लॉथ से रब कर लो। ये दोनों रॉड को लाओ एक दूसरे के नजदीक, इनमें रिपल्सन होगा, है ना। और सिल्क, अच्छा एक एबोनाइट रॉड ले लो आप, उसे रब कर दो फर्श से, तो उसमें एबोनाइट रॉड है नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ग्लास रॉड rubbed with fur has positive charge, इसे सिल्क थ्रेड से सस्पेंड कर दिया फ्रीली। नाउ टेक एन एबोनाइट रॉड, इंसुलेटेड हैंडल होता है उसमें, एंड रब इट विथ फर। द एबोनाइट रॉड हैज नाउ नेगेटिव चार्ज, इनको दूसरे के नजदीक लाओ, दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। और ग्लास रॉड के पास आइडेंटिकल ग्लास रॉड लाओ रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, दे विल रिपेल ईच अदर। तो आप जानते हो कि like charges repel each other and unlike charges attract each other. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. The force between the charges is called electrostatic force. ठीक है ना। टू चार्ज्ड बॉडी के बीच जो फोर्स लगता है ना, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। इफ द फोर्सेस आर लाइक इन नेचर, दोनों प्लस प्लस है, दोनों में डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों में, दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपेल करेगा। दोनों नेगेटिव है, दोनों में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिपेल करेगा। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इट एक्ट्स बिटवीन द चार्ज ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर सेपरेटेड। अ comb gets charged if rubbed on the dry hair. If this comb is brought near a small bits of paper, it induces opposite charge on the bits of paper. The bits of paper move towards the comb due to electrostatic force of attraction between unlike charges on the comb and the paper. याद रखना, तुम बाद में पढ़ोगे, चैप्टर 8 में ही पढ़ना था, इंडक्शन। मान लिया जाए ये कोई बॉल है, देखो आपने शॉर्टकट में समझा देता हूँ आपको। बॉल है, इसके पास आप लाए हो एक ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ,
तो ग्लास, यह इंसुलेटर हैंडल है, तो ग्लास रॉड में तो पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये पॉजिटिव चार्ज, अच्छा ये बहुत सारा, मान लो कि मेटल का बॉल है तो बहुत सारा इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इस एंड से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, तो यहाँ इधर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इधर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इधर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। इसे बोलते हैं इंडक्शन। किसी चार्ज बॉडी को किसी ऑन चार्ज बॉडी के पास लाया जाए तो नियर एंड डेवलप्स एन अपोजिट चार्ज एंड फार्दर एंड डेवलप्स सिमिलर चार्ज, बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है ना। तो आप कोम लेते हो, आप कोम को रखो ड्राई हेयर पर, ऑयल नहीं होना चाहिए, तो ड्यू टू फ्रिक्शन कोम में चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस कोम को लाओ आप स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर के पास, है ना, तो क्या होगा, पेपर में भी इंडक्शन होगा और अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा नियर एंड पे, और बीट्स ऑफ पेपर विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कोम। क्यों होता है ये, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब है मैग्नेटिक फोर्स, और एक बार समझ लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव, इट मे बी रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव फोर्स तब होता है जब अनलाइक चार्जेस के बीच हो, रिपल्सिव तब होगा जब लाइक चार्जेस के बीच हो, सिंपल। यहाँ पे हमने क्या किया था, एक ग्लास रॉड लिया, मान लो कि रॉड विथ सिल्क लॉक, एक और भी ऐसा ही लाते हैं कोई ग्लास रॉड, रॉड हम कह रहे हैं, ये शेप थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी रॉड है सिल्क लॉक से, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, बिकॉज लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, है ना। और यदि इबोनाइट का हो रॉड विथ फॉर, तो नेगेटिवली चार्ज होगा, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो ऑन लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है ना। तो डिफरेंस है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव नहीं होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव, दोनों हो सकता है, ठीक है ना। अब है मैग्नेटिक फोर्स, है ना, देखो जरा, like two like magnetic poles repel each other, where two unlike magnetic force attract each other। ये मैग्नेट है, मान लो फ्रीली सस्पेंडेड कोई मैग्नेट है यहाँ, इसके बारे में आपको पढ़ना, हालांकि डिटेल कुछ नहीं जानना है। यहाँ मान लो कि नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है ना, हम कोई मैग्नेट इसके पास लाते हैं, इसका यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ इसका साउथ पोल है, दे विल रिपेल ईच अदर, दे विल रिपेल ईच अदर, है ना। और यदि इस मैग्नेट का यहाँ रहता साउथ पोल, यहाँ होता नॉर्थ पोल, तो अनलाइक है ना, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, सिंपल, ठीक है। तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, सिंपल। The force acting between two magnetic poles is called magnetic force. It acts even when the magnetic poles are separated. इसलिए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जांपल है ये, है ना। When a magnetic pole is brought near a small iron nail, अब देखो जरा, अब यहाँ पे हम इस पोल को लाते हैं किसी, कोई बॉडी है, कोई नेल भी हो सकता है, या आयरन का कोई नेल है ना, इसके पास ला रहे हैं, तो इंडक्शन होगा। इंडक्शन में क्या होगा, नियर एंड अपोजिट पोल, फार्दर एंड सिमिलर पोल, इसके बारे में डिटेल पढ़ोगे बाद में आप। तो यहाँ साउथ पोल होगा, यहाँ नॉर्थ पोल होगा, तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, इसीलिए मैग्नेट किसी आयरन के नेल को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है ना। When a magnetic pole is brought near a small iron nail, an opposite pole is induced on the nail, नॉर्थ लाया नजदीक तो साउथ में इंड्यूस होगा, द नेल मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट, it moves towards the magnet due to magnetic force of attraction between unlike poles on the magnet and the force क्या है, हम कह सकते हैं force is a physical cause which produces acceleration in the body on which it acts। देखो force के स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है ना, रिजिड बॉडी पे लगे तो तीनों केसेज में क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो a force is a physical cause which produces acceleration in the body on which it acts, or a set of forces acting on a body, if a set of forces acting on a body produces no acceleration in the body, the forces are said to be balanced। जिस एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मान लो यहाँ कोई ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है,
अब देखो इस ब्लॉक के ऊपर सो मेनी फोर्सेस सेट कर रहे हैं, है ना। ये वेट इसका लग रहा है ना, मान लो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन का एक फोर्स इधर है। अच्छा, इस ब्लॉक को हम ऐसे पुल कर रहे हैं, 50 न्यूटन के फोर्स से पुल कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट, है ना। और यहाँ पे इसको हम पुल कर रहे हैं 35 न्यूटन के फोर्स से, अगेन एक फोर्स लगा रहे हैं हम यहाँ 15 न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो ब्लॉक मूव करेगा, बोलो मूव करेगा नहीं करेगा, क्योंकि वेट और नॉर्मल रिएक्शन तो इक्वल होता है, एक दूसरे को बैलेंस कर ही लेगा। अब पढ़ो पहले। अब इसके तरफ राइट तरफ कितना फोर्स है, 50 न्यूटन, 50 यूनिट का फोर्स है। और लेफ्ट तरफ कितना फोर्स है, 35 प्लस 50, दीज आर बैलेंस्ड फोर्स, सिंपल। अब है ऑन बैलेंस फोर्स क्या है, सपोज करो आप कि ये फोर्स एक्ट करना बंद कर दिया आप, है ना। तो क्या होगा, अब ब्लॉक जो है ना ये मूव करेगा इधर की तरफ, सॉरी ब्लॉक मूव करेगा इधर, क्यों, इधर 50 न्यूटन का फोर्स है, इधर ओनली 35 न्यूटन का फोर्स है। तो रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स 50 न्यूटन लग रहा है राइट तरफ, तो इधर मूव करेगा, है ना। तो इफ अ सेट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस अ नॉन जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए, वो चाहे जितना भी हो, थोड़ा कम भी हो सकता है, नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो में जीरो से ऊपर हो, है ना। तो इफ अ सेट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस अ नॉन जीरो एक्सेलरेशन, द फोर्सेस आर सेड टू बी ऑन बैलेंस, the forces are said to be on balance। और प्लीज ध्यान दो, हम कहें कि a force is acting on the body, इसका मतलब on balance force is acting on the body। आपके बुक में शायद यूज नहीं किया है, ओल्ड एडिशन में, न्यू में किया हो, तो फोर्स से भी कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, मतलब द फोर्स इज ऑन बैलेंस, बैलेंस फोर्स कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्लियर हुआ। अब है रिजल्ट, if a single force acting on a body produces the same acceleration as produced by a number of forces, that single force is called resultant of those individual forces। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे अभी there are 4 forces, एक है वेट, F1 ले लेते हैं, वेट हो गया, ये डाउनवर्ड लग रहा है, मान लो F2 ये नॉर्मल रिएक्शन है, अपवर्ड लग रहा है। थर्ड फोर्स है, मान लो कि F3 है 50 न्यूटन का, ठीक है। और फोर्थ फोर्स है F4 35 न्यूटन, ठीक है ना। तो ये 4 फोर्सेस इस पे अप्लाई हो रहे हैं, एंड ड्यू टू दिस 4 फोर्सेस, सपोज करो ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा करें कि इस पे सारे फोर्स को हटा दो आप, और सिर्फ एक ही फोर्स लगे 15 न्यूटन, कितने का, 15 न्यूटन टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ना। ऐसे भी देखो, ये इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिंग डायरेक्शन है, दूसरे को बैलेंस कर लिया, ये 50 इधर है और 35 इधर है, तो नेट फोर्स 50 न्यूटन इधर लग रहा है ना, तो इस चारों फोर्स को रिप्लेस कर दे इस 15 न्यूटन फोर्स से टुवर्ड्स राइट, तो सेम एक्शन प्रोड्यूस होगा। तो 15 न्यूटन को हम बोलेंगे, कहेंगे रिजल्टेंट ऑफ दीज ऑल फोर्सेस, सिंपल, क्लियर हो गया, बोलिए कोई डाउट। तो ये आपका फोर्स का टॉपिक खत्म हुआ। अब मेन चैप्टर आपका है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना। तो इस आज ही पढ़ा दें, टाइम बचा हुआ है थोड़ा देर, क्या क्या करें, बोलो टेल मी। देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, 5 मिनट टाइम है, 7 मिनट देख लो। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, and a body in motion will remain in uniform motion along a straight line unless acted upon by an external force। बेटर है कि हम ये कहें by an unbalanced force, by unbalanced external force, क्लियर हुआ। लिख लो, a body at rest, क्योंकि लॉ लिखने के लिए आता है इसे लिख लो, थोड़ा याद भी हो जाएगा। a body at rest will remain at rest, a body at rest will remain at rest, and a body in motion will remain in uniform motion, uniform motion along a straight line
अच्छा, along a straight line का मतलब ये हुआ यूनिफॉर्म मोशन का, मैं ध्यान दो जरा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए हम कह रहे हैं ए स्ट्रेट लाइन, है ना, along a straight line unless acted upon by an unbalanced external force, unbalanced के साथ, है ना, तो a body at rest will remain at rest and a body in motion will remain in uniform motion. A body in motion will remain in uniform motion along a straight line unless acted upon by an unbalanced external force. Simple. देखो, सपोज करो आप कि किसी बॉडी को, तो एक बॉल ले लो आप, इस बॉल को आप किक करो रफ सरफेस पे, है ना, आप रोड पे जो कि काफी जैसे बम्स है, हॉलोज है, रफ सरफेस है, वहां किक करो, कुछ जाकर रुक जाएगा। इस बॉल को आप किक करो, टाइल्स लगा हो, मार्बल लगा हो, स्मूथ, वहां पे ज्यादा दूर जाएगा ना, और यदि उसको ग्लास का एकदम स्मूथ सरफेस भी हो तो और दूर जाएगा। क्या हो रहा है, क्यों ज्यादा दूर जा रहा है, क्यों वहां कम दूर जा रहा था? देखो, आप किक करते हो, बॉल कम्स इनटू मोशन, लेकिन देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द रोड, द सरफेस ऑफ टाइल्स एंड द बॉल। अच्छा, फ्रिक्शन का फोर्स क्या है? अपोजिंग फोर्स है, मोशन का अगेंस्ट एक्ट करता है, तो दिस फोर्स कॉजेज रिटार्डेशन इन द बॉल। अब बॉल धीरे धीरे स्टॉप पड़ जाता है। अब स्मूथ सरफेस होने पे फ्रिक्शन का फोर्स स्मॉल होता है, तो बॉल लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब इस फ्रिक्शन का फोर्स जीरो यदि हो जाए, परफेक्टली सरफेस हो, ऐसा पॉसिबल हालांकि नहीं है, लेकिन इमेजिन करो, तो बॉल जो है वो स्टॉप नहीं होगा, रुकेगा ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। तो बॉल इसलिए रुक गया कि उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा था, अनबैलेंस फोर्स, इसलिए वो रुक गया, है ना। ये फोर्स नहीं लगे तो रुकेगा नहीं, है ना। तो अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अपने से मूव नहीं करेगा। And a body in motion will remain in uniform motion on a straight line unless acted upon by an external unbalanced force. ये है फर्स्ट लॉ।